हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NPGI लास्ट अर्थ बायोलॉजी। तो जो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम एक एक करके सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका एक रफ डायग्राम यहाँ हमने बनाया है, इसलिए बना दिया है कि आप इसकी हेल्प से उसके पार्ट्स को क्लियरली एक बार समझ लें। तो अब मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी नर जनन तंत्र है, इसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं इनको हम 4 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्राथमिक जननन। तो प्राथमिक जननन के रूप में 1 पेयर टेस्टिस यहाँ दिखाई गई है, ये इसमें आती है। इसके बाद दूसरी है सहायक नलिकाएं यानी एसेसरी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट में वृषण के अंदर से लेकर बाहर तक जो भी नलिकाएं आपको दिख रही हैं वो सब इस सेकंड कैटेगरी में यानी सहायक नलिकाओं या एसेसरी डक्ट में आएंगे। तीसरा इसमें पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाह्य जननेंद्रिय। तो बाह्य जननेंद्रिय के रूप में ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं पेनिस या सिस्टम, ये इसके अंतर्गत आता है। और जो चौथा पार्ट इस सिस्टम का है वो है एसेसरी डक्ट यानी एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियाँ। तो सहायक ग्रंथियाँ कौन सी हैं? वो ग्रंथियाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ सामने बनी हुई है। एक तो ये सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय है, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड है और तीसरी काउपर्स ग्लैंड है। तो इनके हिंदी अंग्रेजी में नाम एक ही जैसे हैं, केवल सेमिनल वेसिकल को हम हिंदी में शुक्राशय कहेंगे, शुक्राशय। बाकी के नाम वही हैं। अब जो काउपर्स ग्लैंड है इसके लिए एक और नाम यूज़ किया जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। हिंदी में लिखेंगे तो ग्लैंड की जगह बस ग्रंथि आ जाएगा, बल्बो यूरिथ्रल आपको लिखना ही है। तो आप बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि लिखें या काउपर्स ग्रंथि लिखें, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलें या काउपर ग्लैंड बोलें, मीन्स वही है। तो हम इस तरह इस पूरे सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब आइए हम जरा सिस्टम को समझते हैं। तो अब सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो मेन पार्ट क्या होता है? वृषण यानी टेस्टीज। टेस्टीज यानी को हिंदी में वृषण कहते हैं। तो एक जोड़ी टेस्टीज यानी 1 पेयर टेस्टीज या एक जोड़ी वृषण इस पूरे सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। अब ये इंटायरली कई सारे लोब्स में डिवाइड होता है और हर लोब में अलग अलग कई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं शुक्रजन्य नलिकाओं में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है और फिर वो शुक्राणु वहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं वृषण जालक नामक नलिकाओं के द्वारा, और फिर वो वृषण जालक नलिकाएँ उसको अपवाहक नलिकाओं के माध्यम से इस पार्ट में पहुँचाती हैं, जिसको हम एपिडिडाइमिस या अधिवृषण कहते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद वो स्पर्म यहाँ कलेक्ट कर लिए जाते हैं और यहीं पर स्टोर रहते हैं, यहीं पर उनका न्यूट्रिशन भी होता रहता है। तो फर्दर टाइम के लिए वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। फिर एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण से जुड़ी हुई एक नली आप देख रहे हैं, ये एक डक्ट है जो ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में यानी उधर गुहा में पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद फिर टर्न होकर नीचे मुड़ती है। और जब ये नीचे मुड़ती है तो यहाँ पर ये जोड़ी शुक्राशय नामक ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं यानी सेमिनल वेसिकल। तो ये नलिकाएं और शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल से निकलने वाली जो ग्रंथियाँ हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। और जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तो दोनों जुड़कर एक कॉमन नलिका बनाती है जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट, या हिंदी में कहेंगे स्खलन नलिका।
और फिर ये दोनों इजैकुलेटरी डक्ट आपस में जुड़ जाती है और जुड़कर यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। और जब ये यूरेथ्रा में जुड़ती हैं तो यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले ये यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख रहे हैं दिखाई गई है और नीचे एक जोड़ी ये काउपर्स ग्लैंड है। तो इनका जो सिक्रीशन है वो भी स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। अब ये सिक्रीशन उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन का भी वर्क करता है और एल्कलाइन मीडियम भी बनाता है। तो इस तरह स्पर्म जब ग्लैंड के लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उससे जो मटेरियल बनेगा उसी को हम बोलते हैं सीमेन। और वही सीमेन फिर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर थ्रो किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस प्रोसेस के लिए ये जो यूरेथ्रा है ये पेनिस के सेंटर से आगे की तरफ आता है और आगे आकर ओपनिंग से बाहर की तरफ खुल जाता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिस्टम है। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है आप इसको कॉपी ना करें, आपके पास बुक होगी, आपकी बुक में डायग्राम दिया गया होगा, वहाँ से आप देखकर अच्छे ढंग से बनाएं। ये तो हमने इसलिए बना दिया कि जो पार्ट्स के नाम हैं वो आप समझ लें कौन किसके साथ कनेक्ट है। जैसे वन पेयर टेस्टीज है, टेस्टीज के साथ एक कॉमा से डक्ट होती है जो क्वार्ड हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। अगर हम उसको ओपन करें तो वो नियर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग यानी 6 मीटर लंबी होगी। लेकिन जब वो क्वार्ड होकर सिकुड़ जाती है तो सिकुड़ कर वो 2-2.5 सेंटीमीटर की रह जाती है और इसीलिए उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो वो एक कॉमा के शेप में इस टेस्टीज के मार्जिन पर प्रेजेंट हो जाती है और उसी का जो लास्ट एंड है वो वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट होता है। फिर वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ कनेक्ट होकर एक एजुलेटरी डक्ट बनाती है और फिर दोनों एजुलेटरी डक्ट एक कॉमन डक्ट बनाकर यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। तो इस तरह पूरा सिस्टम और उसके आर्गन आप देख रहे हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्ट है। तो इस तरह इनके पार्ट्स के नाम और इनकी जो सिचुएशन है, जो इनकी पोजीशन है, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। डायग्राम बुक से ज़रूर अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि बोर्ड में भी इसको काफ़ी पूछा जाता है और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, आप आसानी से डायग्राम इसी वे में बना लेंगे। तो आप इस सिस्टम को क्लियर करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते हैं। थैंक यू।